मैं बेबी टैक्सी लेकर फ़ौरन लौट आया। इसने टैक्सी वाले को बताया कि लड़की बीमार है और इसे फ़ौरन पहुंचाना है। वो बेचारा इसकी बात पर यकीन करके आंधी तूफान की तरह टैक्सी दौड़ाना शुरू हो गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो इसने बताया कि लड़की के घर में कोई नहीं था। मजबूरन इसे बरामदे में छोड़कर आना पड़ा। मियाँ आप तैयार हो जाओ, हम मैदान जंग में कूदने वाले हैं। राजशाही से लड़की को वापस लाना है। हसन आरा को चलो मैं तैयार हूँ। इसने कहा ऐसा करो 2 टिकट ले आओ, हमें वापस जाने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी का वक्त हो चुका है, वहीं से बैठ जाएंगे। हाँ तुम ठीक कहते हो, चलो मुझे कौन सा माल असबाब साल लेना है। हम दोनों कमलापुर स्टेशन पहुँचे। नया स्टेशन बना था, दुकानदारों की चांदी थी, मुसाफिरों को जी भर के लूटा जा रहा था। हम दोनों ने भी 3 गुना पैसे अदा करके 1 रुपए में 2 कप चाय पी और ट्रेन पर सवार हो गए। मेमन सिंह जमालपुर अहमद बढ़िया से होते हुए सुबह 6 बजे जगन्नाथगंज घाट पहुँचे। नाश्ता किया और पद्मा नदी पार करके स्टीमर पर सवार हो गए। 6:30 बजे सिराजगंज घाट पर उतरे। वहाँ से राजशाही के लिए ट्रेन में सवार हुए और शाम के वक्त राजशाही पहुँच गए। वहाँ पद्मा बोर्डिंग में एक कमरा लिया और ठहर गए। जख्म मुझे नहीं लगता कि इस बोर्डिंग में लड़कियों को रखा गया होगा। तुराब ने बिस्तर पर पैर फैलाकर लेटते हुए कहा इतनी सी बात मैं भी समझ सकता हूँ, इन लोगों ने लड़कियों को पब्लिक पैलेस में नहीं रखा होगा, लेकिन सिरा यहीं कहीं होगा, वरना लड़की पद्मा नहीं कहती। राजशाही में पद्मा नाम पर यही बोर्डिंग है। मैंने जवाब में कहा हो सकता है पद्मा किसी इमारत का नाम हो, मसलन पद्मा बिल्डिंग, पद्मा हाउस, पद्मा वगैरह। हाँ ये भी हो सकता है, मैंने तायद की। यहाँ मेरा एक दोस्त है, कहो तो इसे भी शरीके राज कर लूँ। तो आपने कहा वो कौन है, क्या करता है, किस कुमाश का है। मैंने एक ही सांस में सवाल कर दिए। इसका नाम हमीद अबड़ू है, वो सिंध के किसी गांव का रहने वाला है और यहाँ WD में क्लर्क है। तो आपने जवाब दिया चलो चल कर मिल लेते हैं, अगर हमारे पैमाने पर पूरा उतरे तो इसे भी साथ रख लेंगे। ये कहते हुए मैंने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। हम दोनों पैदल ही इंग्लिश बाजार पहुँचे। तो आपने एक पान वाले से हमीद के बारे में पूछा। इसने तीसरी गली की जानिब इशारा करते हुए कहा वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। हम लोग इसी गली में पहुँचे, लेकिन किसी से पूछने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तहमद बुनियान पहने घर के सामने बैठे शख्स को देखते ही सदीकी ने नारा लगाया हमीद अबड़ू। वो शख्स पहले तो चौंका, फिर तेज़ी से हमारी जानिब लपका। इसने इतने जारहाना अंदाज में तुराब सदीकी को अपने सीने से भींचा कि वो चीख उठा। मैंने सोचा कहीं ये मुझे भी अपना शिकार न बना ले। मेरी सोच गलत नहीं थी। इसके बाद वो मेरी हड्डियां कड़कड़ाने के लिए लपका। बाखुदा इसके बाजुओं में गजब की ताकत थी। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो इसकी 1-2 पसलियां ज़रूर खिसक जाती। मुआनके के बाद इसने घर का दरवाज़ा खोलते हुए कहा साईं बीवी तो है नहीं, अकेला आदमी हूँ, जो रूखी सूखी है खा लें। मैंने कहा भाई हम दावत खाने नहीं आए, एक ज़रूरी काम है, अगर हो सके तो हमारी मदद कर दो। इसने आंखें दिखाते हुए कहा साईं ऐसा मत बोलो, हुक्म करो। ये रोटी खाने के बाद इसके मोहब्बत भरे अंदाज ने मुझे अलीगढ़ की याद दिला दी। वही अंदाज, वही जज्बा, बातों में वही मिठास। मेरी आंखें भर रहीं। साईं आपकी आंख में आंसू। हमीद तड़प उठा। मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं मेरे यार, तेरे अंदाज ने मुझे अली गोट की याद दिला दी। अली गोट? आप अली गोट गए हैं? हमीद ने पूछा। हाँ वहाँ अली साहब मेरे करम फरमाओं में हैं। साईं तब तो आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं भी इसी गोट का हूँ और अली साहब मेरे फूफा हैं। ये कहते हुए वो फिर मुझसे लिपट गया। इस अमर बेल से मैंने अपने आप को अलग करते हुए कहा यार तू पहले ये बताओ और कितनी बार लिपटेगा? साईं तुम्हें तो अपने सीने में छुपा लेने को दिल करते हैं। सबर सबर, आज नहीं कल मैं ज़रा बख्तर पहन कर आऊँगा, तब लिपटा लेना। मेरी बात पर हमीद और तुराब सिद्दीकी दोनों कहका लगाने पर मजबूर हो गए। हमीद ने रोटी और गोश्त का सालन सामने रख दिया। साईं मैं ठहरा अकेला आदमी, इसलिए एक मासी को रख लिया है, वही खाना बना देती है। अपने इधर का जायका कहाँ से मिलेगा, फिर भी रिज़्क है। अल्लाह साईं का शुक्र अदा करो। हम दोनों भूखे थे, रोटियों पर टूट पड़े। शेर होने के बाद मैंने कहा हमीद भाई, ओए भाई होगा तू, मुझे भाई कहकर मत पुकारना, मेरा नाम ले, मैं तुझे भाई कहूँगा, तू मेरा बड़ा है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बागो बहार शख्सियत का हामिल है और ऐसे शख्स के साथ वक़्त गुजारना अच्छा है। मैंने इसे मनाने के लिए कहा अच्छा मेरे छोटे भाई, अब बताओ राजशाही में ऐसी कितनी इमारतें हैं जिन पर पद्मा लिखा हुआ है? सिर्फ 2, एक पद्मा बोर्डिंग है और दूसरा पद्मा निवास। ये पद्मा निवास है किसका? फारूक ने पूछा। किसी हिंदू राजा का राजमहल है, अब तो इसमें उल्लू बोलता है। ये है कहाँ? मैंने पूछा। यहाँ से 3 मील पर है, रेल से आते हुए देखा होगा, बहुत शानदार इमारत है। इसी के सामने राजशाही यूनिवर्सिटी का स्टाफ क्वार्टर है। स्टाफ क्वार्टर? हाँ प्रोफेसर्स रहते हैं। मुझे ले चलो, ज़रूर कोई ख़ास काम है। तुम ठहरे सरकारी मुलाजिम, तुम्हें किसी फड्डे में डालना नहीं चाहता, इसलिए काम की नौइयत बता नहीं पाऊँगा। भाई अगर गैर कानूनी है तो मत बताओ। लेकिन सदीकी ने इसकी बात काटते हुए कहा ओए तू हमें मुजरिम समझता है? मार मार कर तेरा सर तोड़ दूंगा, तब बताना क्या बात है, इतनी राजदारी क्यों है?
सुन, इस सरजमीन पर आकर तुझ में कई तब्दीलियाँ आई हैं, पता है। ज़ुबान बदली, अंदाज नशिस्त व बर्खास्त बदला, मिजाज बदला। अब तुझे देखकर कौन कहेगा कि तू सिंधी है? भाई ये तो माहौल का असर है, नहीं तेरा जज्बा है। तूने यहाँ वालों को अपना भाई समझा, इनके दिल को जीतने के लिए खुद को इनके रंग में रंग लिया, और ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। वो इसे गलत रंग में पेश करके यहाँ वालों को भड़का रहे हैं। मैं इनका खून पी जाऊँगा। हमीद की बुटियाँ बेच गई। हाँ हाँ, तू वैम्पायर है, लेकिन पूरी बात तो सुन ले। सिद्दीकी ने कहा, बोलो। ऐसे ही कुछ शरपसंद हिंदू तकरीबकारी पर उतर आए हैं और कुछ लड़कियों को अगवा करके ले आए हैं। चलो हम अभी चलते हैं। चलो, हमने खड़े होते हुए कहा। बाहर आकर साइकिल रक्शे पर सवार हो गए। ढाका और राजशाही के रक्शे में नुमाया फ़र्क महसूस हुआ। वहाँ के रक्शे गोल बाडी के और छोटे होते हैं, लेकिन राजशाही के चौड़े बाडी के थे, जिसमें 3 आदमी आराम से बैठ सकते थे। हम तीनों आधे घंटे में यूनिवर्सिटी पहुँच गए। इस इमारत का नाम पद्मा निवास था। हमीद ने एक महलनुमा इमारत की जानब इशारा किया। मैंने इस 3 मंजिला इमारत का जायजा लेते हुए कहा, तुमने तो बताया था कि इसमें उल्लू बोलता है, लेकिन ये तो आबाद है। काफ़ी दिनों से इधर नहीं आया हूँ। 1-1.5 माह पहले तक गैर आबादी थी, हमीद ने बताया। हम लोग बात कर ही रहे थे कि प्रोफेसर क्वार्टरों से एक नौजवान निकला और हमारे पास आकर बोला, आप लोगों को सर बुला रहे हैं हमें? मैंने हैरत से कहा, मुझे बुला रहा होगा, मेरे वाकफकार यहाँ बहुत हैं। ये बिल्डिंग मैंने बनवाई है, हमीद ने कहा। हाँ भाई, इन्हीं की हुकूमत है, सिद्दीकी ने चोट की। हुकूमत तो हम सब की है, लेकिन तुम ठहरे अवाम और मैं हूँ कारिंदा, हमीद ने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा। हम तीनों बातें करते हुए 5वीं मंजिल पर पहुँच गए। हमें बुलाने वाले नौजवानों ने ऊपर पहुँचकर दस्तक दी। दरवाज़ा खुल गया। अंदर दाखिल होते ही मेरे जहन को झटका सा लगा। मेरे सामने कमर पर हाथ रखे कुल्लू खड़ा था। कुल्लू से मेरी मुलाकात चट्टागांग में हो चुकी थी। मेरी मार की यादगार इसकी पेशानी में सबक थी। मैंने खिड़की से देखा कि तुम लोग पद्मानियों को इस तरह देख रहे हो। मैं समझ गया कि मुझसे मिलना चाहते हो, इसीलिए बुलाया। कुल्लू ने मज़ाक उड़ाने के अंदाज में कहा, हाँ मैं वतन के गद्दारों को ही ढूंढ रहा था। इत्तेफाक है कि तुम ही मिले। नई शक्ल दिखाई नहीं दी? मैंने जवाब दिया। नई शक्ल देखना चाहते हो? कुल्लू ने मुझसे कहा और फिर अंदर वाले दरवाजे की जानिब मुड़कर कहा, दोस्तों बाहर आ जाओ, ये तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। कमरे से यके बाद दीगरे 8 नौजवान आकर खड़े हो गए। भाई इनसे मिलो, ये मुहिब वतन खान बहादुर खान आज़म पता नहीं क्या क्या। इसने अपने मखसूस लहजे को बरकरार रखा। मिस्टर कुल्लू, ये मत समझो कि मैं तुम्हारी अफरादी क़ुव्वत से डर जाऊंगा। नहीं भाई, तुम तो रुस्तम ज़मा हो, तुम क्यों डरने लगे? मैंने तुम्हारे पूरे गिरोह को ख़त्म करने का बेड़ा उठा लिया है। वाह, तुम हमारे गिरोह को ख़त्म कर दोगे, लेकिन तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम मुल्क में नफाक का बीज बो रहे हो। नफाक का बीज तो तुम लोगों ने बोया है। सदियों से बंगाली एक थे, तुम लोगों ने आकर फूट डाली। हमारे सोनार देश यानी सोने के मुल्क को तुम लोग लूट कर ले गए हो। हम लोगों के पटसन चाय चावल का ज़र मुबादला हजम कर रहे हो। हम भूखे हैं और तुम लोग पश्चिमी पाकिस्तान को तामीर कर रहे हो। हम नौकरी के लिए तरस रहे हैं और तुम कराची में बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे हो। एक साथ कई आदमियों ने कहा, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुल्क की आज़ादी से पहले यहाँ क्या था? कितने हुनरमंद थे, कितने कारखाने और मिलें थी, कितने सड़कें और पुल थे। कप्ताई डैम, चंदर गोलना पेपर मिल्स, कोलना फली पेपर मिल्स, चटा गांव की बंदरगाह, फंचूगंज फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स किसने बनवाए? पूरे मुल्क में सड़कों का जाल किसने बिछाया? क्या ढाका और चटागांग 47 से पहले इतने ही तरक्की याफ्ता थे? क्या मगरबी पाकिस्तान में इतना बड़ा और इतना खूबसूरत स्टेशन बना जितना बड़ा कमलापुर स्टेशन है? क्या मगरबी पाकिस्तान में इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी प्लांट बनाया जा रहा है जितना बड़ा चटा गाँव में बनाया जा रहा है? क्या जाजबपुर के बराबर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसी और हिस्से में बन रही है? बोलो, जवाब दो। मैंने तकरीर के अंदाज में कहा, इस्लामाबाद में क्या आसमान से इमारतें उतर रही हैं? कुल्लू ने कहा, वो दारुल हुकूमत है। दुनिया भर से आने वाले पहले इसी शहर को देखेंगे, फिर किसी और शहर को। अगर इस्लामाबाद की तामीर हो रही है तो ढाका में भी अयूब नगर बन रहा है। क्या जापानी तर्ज में इतना खूबसूरत झेली शहर मगरबी पाकिस्तान में कहीं बसाया जा रहा है? क्या मगरबी पाकिस्तान में मेमन के बराबर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी? एशिया की सबसे बड़ी इस यूनिवर्सिटी को किसने बनाया? गिनवाना शुरू करूं तो रात गुजर जाए। मैंने जवाब दिया, ये सब हमारे पटसन के पैसे से बना है। कुल्लू के एक साथी ने कहा, पटसन 47 से पहले भी होता था और इसका फ़ायदा कोलकाता वाले उठाते थे, लेकिन पाकिस्तान बनते ही आदमजी जोट मिल, क्रेसेंट जोट मिल्स, असफहानी जोट मिल्स के अलावा भी 10 मिल्स लग गई हैं। ये 13 मिलें पाकिस्तान बनने के बाद बनी या पहले? अगर ये मिलें न बनती तो तुम लोगों का क्या होता? उस्ताद, ज़्यादा मुँह मारिए से कोई फ़ायदा नहीं, तीनों को ख़त्म करो, एक ने कहा।
क्या तू हमें ख़त्म करेगा? सिद्दीकी उछल पड़ा। नहीं जी, अचार डालेंगे कुल्लू बाबा। ओए मुंह संभाल के। हमीद भी हत्थे से उखड़ गया। इतनी ज़ोर से मत चीख। एक ने हमीद की पसली में खड़ी उंगली मारते हुए कहा। हमीद बेकाबू हो गया। इसने भी हाथ चला दिया। वो सब भी लिपट गए। इनकी तादाद 10 थी और हम 3। फिर भी हम जी जान से लड़ रहे थे। मेरा घोंसा जिसके चेहरे से टकराता वो डगराता हुआ गिर जाता, जबकि मैं बहुत ही हल्की चोट मार रहा था। इसी दरमियान किसी ने पीछे से मेरे सर पर लोहे की छड़ी सवार कर दिया। लोहे की चोट मामूली नहीं थी। मैं भी होशो हवास से बेगाना हो गया। काफ़ी देर बाद मेरी आंख खुली। अंधेरा फैल चुका था। कमरे में बल्ब की जर्द रोशनी फैली हुई थी। मैंने उठकर बैठते हुए कमरे का जायजा लिया। ये वो कमरा नहीं था जिसमें हम सब लड़ रहे थे। यकीनन मुझे बेहोशी के आलम में इस कमरे से मुंतकिल किया गया था। यकायक मुझे हमीद और सिद्दीकी मेरे साथ थे, वो नजर नहीं आ रहे थे। मेरा दिल तन्हाई से धड़क रहा था और मैंने कमरे के बंद दरवाजे को पीट डाला, लेकिन किसी किस्म की आहट सुनाई न दी। मैं समझा कि वो लोग मुझे कैद करके कहीं चले गए हैं। इनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकल भागना चाहिए, लेकिन रास्ते की तलाश में मैंने दरवाजे का जायजा लिया। शीशम की लकड़ी से दरवाज़ा बना हुआ था और दूसरी जानिब कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने दरवाजे का ख्याल तर्क कर दिया और खिड़की की जानिब चला गया। खिड़की भी पुरानी तर्ज की थी। लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थी। इन सलाखों के पार देखा। नीचे सड़क पर दौड़ते हुए रिक्शों की, घंटियों की और राहगीरों की मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने सलाखों को पकड़कर झटका दिया। कुछ देर की जोरा जोरी के बाद मैं आसानी से सर बाहर निकाल सकता था। मैंने तीसरी सलाख को भी उखाड़ दिया और अपना सर बाहर निकाल कर देखा। खिड़की से 3 फीट नीचे आराइशी छज्जा था जो दूर तक चला गया था। यकीनन इमारत के आमने सामने दूसरे सिरे तक होगा। मैंने 1 फीट चौड़े छज्जे को फरार के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली। मैंने नीचे देखा। या अल्लाह, मैंने दिल ही दिल में कहा और खिड़की की चौखट पर एक टांग रखी और 1 गज नीचे पाँव से छज्जे को महसूस करने की कोशिश की। खिड़की के फ्रेम को मजबूती से पकड़ते हुए मैंने आहिस्ता से अपना सर खिड़की से बाहर की तरफ सिरकाया। कमरे की फिजा गर्म की बजाय अब मेरा चेहरा बाहर की सर्दी में था। नहायत ही एहतियात से मैंने अपना दूसरा पाँव भी बाहर निकाला। जिस्म में तनाव सा आ गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को सीधा करना शुरू कर दिया। पूरा जिस्म बाहर निकल चुका था। पैरों के दबाव से कुछ कंकड़ नीचे की जानिब गिरे। मैंने चौंक कर देखा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन 5वीं मंजिल से नीचे देखते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने दीवार को मजबूती से पकड़ लिया और तवाज़न सही रखने की कोशिश करने लगा। पौष के महीने की ठंडक हड्डियों के गोदे में उतर गई। दीवार का पलस्तर हाथ लगते ही झड़ा और मेरा तवाज़न बिगड़ गया, लेकिन मेरी उंगलियां दीवार की आराइशी उभारों पर जम गई। इस डगमगाहट ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मेरा जिस्म कांपने नहीं बल्कि लरजने लगा था और इस लर्जिश को ख़त्म करना मेरे इख्तियार में नहीं था। मेरी आंखें सख्ती से भिंची हुई थी। दांतों पर दांत सख्ती से जमे हुए थे। मेरी मुशाकी हवा हो गई थी। दूसरे फ्लैट की खिड़की सिर्फ 1 हाथ के फासले पर थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो मीलों दूर है। मैंने दिल ही दिल में वाहदहू ला शरीक को मदद के लिए पुकारा और फिर आगे की जानिब सरकने लगा। 1 इंच 2 इंच फासला कम होने लगा। दूसरी खिड़की नज़दीक आती चली गई और फिर वो बंद खिड़की मुज़दाए रहमत बनकर सामने आ गई। मैंने दाहिने हाथ से शीशम की लकड़ी से बनी खिड़की के पल्लड़े को पकड़ा और जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़ौरन दिमाग ने सरजनिश की। क्या करता है, झटका लगा और तू नीचे। मैंने घबरा कर पल्लड़े को छोड़ दिया। कुछ पल की साकत खड़ा रहा, फिर हवास मुजतमा करके दाहिने हाथ से आराइशी उबार को मजबूती से पकड़ा और महसूस हुआ। मैंने गर्दन मोड़ कर रोशन कमरे को अलविदाई निगाह डाली और फिर खिड़की से आगे की जानिब खिसकना शुरू कर दिया। जब मैंने पहला कदम उठाया और जिस्म को आगे बढ़ाया तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया और फिर अपने सीने और जिस्म को दीवार के साथ सख्ती से दबाते हुए आगे बढ़ता चला गया। वो रोशन और चमकदार कमरा एकदम मेरी नज़रों से ओझल हो गया। बाहर काफ़ी अंधेरा था, मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा अंधेरा था। कदम छज्जे से उठे बगैर खिसकते चले जा रहे थे और मेरी उंगलियां दीवार से चिमटी हुई धीरे धीरे आगे सिरक रही थी। छज्जा इतना चौड़ा नहीं था जितना नज़र आता था, लेकिन ज़रा दीवार की तरफ झुके हुए और इसे पूरी तरह चिमटे हुए अपना तवाज़न बरकरार रखना मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैं शर्ट के बटनों की दीवार पर रगड़ सुन रहा था जो मेरे जिस्म में कपकपी पैदा कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि नीचे देखूं, लेकिन अंदरूनी जज्बा बार बार उकसा रहा था कि कम से कम एक बार नीचे देख लूं। लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया और मशीनी अंदाज में आगे बढ़ता गया। आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से फासला बढ़ता चला गया। यकायक बाएं हाथ का घोंसा बंद ट्रे पर दे मारा। सन्नाटे में धमक की आवाज़ दूर तक गूंजी चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे बम का धमाका हुआ हो, लेकिन नतीजा खतर खबरामद हुआ। पल्लड़ा कब्जे से उखड़ कर अंदर धंस गया था। मैंने टूटे हुए कब्जे में फंसे पल्लड़े को बाहर खींचा, फिर इसे कमरे में गिरा दिया। पल्लड़े के बाद सलाखों ने रास्ता रोक लिया। मैंने हाथ को तब्दील
किया, यानी बाएं हाथ से उभार को थामा और दाहिने हाथ से सलाख को अंदर धकेलने लगा। थोड़ी सी कोशिश ने एक सलाख को अंदर झुका दिया, इसके बाद दूसरी। मैंने तीनों सलाखों को मोड़कर इतना रास्ता बना लिया कि आसानी से अंदर जा सकता। मैंने इस कामयाबी पर जंगली हकीम को दिल ही दिल में ढेरों दुआएं दी, जिसने सोमरस जैसी लासानी दवा पिलाकर मेरे जिस्म में तवानाई का खजाना जमा कर दिया था। मैं अपनी कामयाबी पर सरशार अंदर कूद गया। कूदने के बाद पैरों पर खड़ा होना नसीब न हुआ। कई लोगों ने अपने जिस्मों के जाल में मुझे फांस लिया। सब मिलकर मेरे जिस्म से ऐसे चिमट गए जैसे मिस्री के डले पर चींटियां चिमट जाती हैं। वो सब मुझे गिराए रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तो मैं जैसे इस खेल का लुत्फ लेता रहा। फिर मैंने अपने जिस्म को ऐसे झटका दिया जैसे गाय के जिस्म पर कौवा बैठा हो, वो इसे फरीरी लेकर झटक देती है। कौवे की तरह वो भी मेरे जिस्म पर से दूर जा गिरे। फिर तो मेरे हाथ और पाँव मशीन बन गए। मैं पूरी तरह फुटबॉल का खिलाड़ी बन चुका था। सब फुटबॉल। कुछ ही देर में फैसला हो गया। वो सब अपनी टूट फूट पर सिसक रहे थे। मैं अपनी कमर पर हाथ रखकर इनका जायजा ले रहा था कि दरवाज़ा खुला और एक 9 उम्र लड़की कमरे में दाखिल हुई। वो जिस तेज़ी से अंदर आई थी, इसी तेज़ी से जाने के लिए पलटी, मगर मैं छलांग लगाई और बाहर निकलने से पहले इसे दबोच लिया। वो मेरे नीचे दबी कुसमुसा रही थी। इसका अंदाज जारहाना नहीं था। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। वो इसी तरह पड़ी टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। तुम कौन हो, मैंने पूछा। सावित्री, इसने जवाब दिया। तुम यहाँ की बंगाली तो नहीं लगती। नहीं, मैं इंडियन हूँ। इंडियन? मैं उछल पड़ा। मेरा ताल्लुक वहाँ की हमारा बंगाली तंजीम से है, जो मगरबी और मशरकी बंगाल को एक नया मुल्क बनाना चाहती है। इस तंजीम पर तो वहाँ की हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है। हाँ, लेकिन सूबा और मरकज़ी हुकूमत के कई ओहदेदार इसकी मदद कर रहे हैं। दरअसल इनका हदफ मशरकी पाकिस्तान है। तुम्हारे ज़िम्मे क्या काम है? राब्ते का। इतना अहम शोबा तुम्हारे पास है और तुम इतनी कमज़ोर। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अंदर से फौलाद हूँ। मुझे खुसूसी तरबियत दी गई है। लेकिन क्या? मैंने बेसब्री से पूछा। लेकिन वो मुझे फौलाद बना नहीं पाए। मेरे अंदर का हसास दिल अभी जिंदा है, अपनी हसासियत को अभी तक फांसी नहीं दे पाई, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। फिर तुम इनका साथ क्यों नहीं छोड़ देती? मजबूरी। पेड़ की आग ने मजबूर कर दिया है। तुम एक खुशहाल मुल्क में रहते हो, इसलिए हमारी मजबूरी को नहीं समझोगे। हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। ओ, तुम्हारे अब्बा मर गए हैं? हाँ, और मेरे 5 बहन भाई हैं। इनकी खातिर मैं इन लोगों का साथ दे रही हूँ। कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? शायद तुम अखबारात नहीं पढ़ते। मगरबी बंगाल में सिर्फ और सिर्फ गुर्बत है। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। बाप अपनी बेटियों का सौदा एक सेर चावल पर कर रहे हैं। मेरे गांव में मेरा घर सबसे खुशहाल है। तीनों वक्त इन्हें खाना मिल रहा है, वरना दूसरे घरों में आधा सेर चावल पकता है और इससे 10 आदमी पेट भरते हैं। आधे आदमी आधा पेट खाते हैं और आधे आदमी चावल का माड़ यानी चावल के बीज पी कर पेट भरते हैं। इसने दर्द में डूबते लहजे में कहा। मैंने समझा था कि ये सब अखबारी बातें हैं। मैंने जवाब में कहा, अपनी आंखों से देख लोगे। खुदा न करे मैं कुफरिस्तान में कदम रखूं। क्यों? अपने साथियों को छुड़ाना नहीं चाहते? मेरे साथी कहाँ हैं? इन्हें हेडक्वार्टर में रखा गया है। तुम्हारा हेडक्वार्टर है कहाँ? ऑपरेशन राजशाही के लिए हेडक्वार्टर मुर्शिदाबाद में बनाया गया है। क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचाओगी? हाँ, कहीं तुम मुझे अपने फंदे में फंसा तो नहीं रही हो? अगर यकीन नहीं है तो मैं तांबा शलसी लेकर सौगंध खा सकती हूँ। बिला खौफ मेरे साथ चलें, मैं आपकी मदद करूँगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।